अत्याचार है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इसका है लेक्चर नंबर 1। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहले हेडिंग में ही एक डिस्कशन हमेशा की जो हमारी कहते हैं ना हम लोग का आदत है, पहले हम लोग हेडिंग को तोड़ते हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं। ये क्या है भाई? ये मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ से आया? मैग्नेटिक मैग्नेट से आया। मैग्नेट से तो बचपन से हम सबने खेला होगा। मैग्नेट करता क्या है भैया? काला काला सा होता है सर, है ना? आयरन टाइप का दिखता है लेकिन वो आयरन नहीं होता है। उसके पास अगर कोई भी लोहे से बनी हुई चीज लेकर के जाते हैं, है ना, आयरन से बना हुआ कोई चीज जाता है तो वो अट्रैक्ट होता है ना। फिर हम लोग क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है सर। अगर एक एक हमने मैग्नेट लिया, एक दूसरा मैग्नेट लिया, तो हम ये देखते हैं कि एक साइड अगर पलट के रख दें तो ये अट्रैक्ट करता है और दूसरी साइड में ये रिपेल करता है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ। इसमें भी एक नॉर्थ होगा, एक साउथ। और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। और अगर हम नॉर्थ और साउथ रख देंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखा गया कि इनके बीच में अभी क्या है, लाइक पोल्स को क्या कहेंगे? लाइक पोल्स। कितने पोल होते हैं सर? 2 पोल होते हैं। पोल हो गया, एक होता है सर नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ को कहते हैं लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर। यहां लिख देता हूं, लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर, है ना? ठीक। और अनलाइक पोल, अब मैं यहीं से रिलेट करना स्टार्ट करूंगा। अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच। अरे ये कहीं कहीं तो ऐसा देखा है। कहाँ देखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें, अरे सर ये तो रिपेल कर रहा है ना? सॉरी, ये अट्रैक्शन वाला एरो बना दिया क्योंकि मैंने एक यहाँ एरो का डायग्राम ले रखा है। इस पर ये हो गया और इस पर ये हो गया, रिपेल हो रहा है। ठीक है, ये देखो इसको यहाँ से ना, हर चीज में सिंबल है इसका, दोनों एरो अलग अलग है ना। फिर हमने देखा था अगर यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी आई कैन से कि यार अभी से एक दिमाग में कुछ बैठा ले कि नॉर्थ मतलब पॉजिटिव की तरह रिएक्ट करेगा कुछ, है ना, और साउथ कुछ निगेटिव की तरह करेगा, है ना। अच्छा चला, इसका अगर हम मैग्नेटिक जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ, 10th क्लास की हम मान के चलते हैं कि इतना आप लोगों को आता होगा। तो 10th क्लास में सीखा था परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। उसमें क्या सीखा था कि इसमें नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकलती थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ से इस तरीके से साउथ पे जा रही है। लेकिन एक नई चीज सीखी थी वहां पर कि साउथ से नॉर्थ पर आकर के ये खत्म हो रही है, यानी कि ये क्लोज लूप है। कैसे क्लोज लूप? जहां शुरू करेंगे वहीं पर वापस आ गए, यहीं शुरू किया और यहीं पर, तो बाहर ये नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। ये इसके अंदर यूनिकनेस है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसमें जाएगा भी और वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब मेरी बात आराम से यहीं से रिलेट करना स्टार्ट करूंगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा जी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, जैसे कि इसमें भी जो 2 लाइनें होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। उसमें भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड में था, है ना। देखो रिलेशन करोगे तभी ये चैप्टर संभाल पाओगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा ना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी तुमने, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पढ़ोगे। तो पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोज लूप में फ्लो करता है, दूसरा कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, है ना। और अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो इनके बीच में बराबर दूरी होगी, जितनी ज्यादा ये करीब करीब रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और जितना दूर, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, नाम बदल रहे हैं बस। समझ में आ रहा है? ये हो गया। तो ये क्या है सर? ये तो करंट है, ये तो आप मैग्नेट मैग्नेट खिला रहे थे, तो यहाँ पे मैग्नेट था भाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? मैग्नेट से मैग्नेटिक, या मैग्नेट का जो इफेक्ट दिखाएगा उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। मैग्नेट वाला इफेक्ट होता क्या था? आयरन से बनी हुई चीज को अट्रैक्ट करो, या तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा, है ना। यानी कि अगर कोई ऐसा है करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, यानी कि उसके पास भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो इसका मतलब दूसरा मैग्नेट जाएगा तो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो नॉर्थ है या साउथ है। अगर जो भी हमारा इफेक्ट क्रिएट हुआ उसमें भी एक नॉर्थ होगा और उसमें भी एक, तो अगर नॉर्थ नॉर्थ के पास जाएगा तो मेरा जो मैग्नेट मैं लेकर के जाऊं उसके पास, उसको रिपल्शन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर वो साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वी कैन वेरीफाई कि ऐसा कुछ है कि नहीं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में अपन देखेंगे कि क्या हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, क्या करंट से मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी मैग्नेट ही कर सकता है। तो यानी कि अभी तक तो हम यही समझते थे कि धरती में हम जब खुदाई करते हैं तो हमें एक पहले से ही एक मटेरियल मिलता है जो फेरो मैग्नेटिक होता है। अभी आगे पढ़ोगे तुम लोग, उसके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वहीं से मैग्नेट आता है, वही मैग्नेट बनता है और हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पहले से है ना।
मटेरियल एक पहले से है हमारी धरती के अंदर जिसमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब हम जो कह रहे हैं हम करंट का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, यानी कि ये आर्टिफिशियल हुआ, ये ओरिजिनल हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं सारी चीजों के बारे में है। आप थोड़ा सा समझो और इसको डिटेल में करें तो हम पढ़ते आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें क्या था, चार्ज कहीं जाता नहीं था, चार्ज अपनी जगह पर टिका रहता था, है ना, स्टैटिक। लेकिन इसमें करंट में चार्ज ही मोशन करता है, यानी मैं कहूंगा चार्ज उसमें रेस्ट पे, इसमें मोशन में। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? चार्ज इन क्या है? मोशन। क्या है भाई यहां पर? चार्ज इन, यानी जब चार्ज मोशन करता है तो उसकी वजह से एक नया इफेक्ट क्रिएट हो गया, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, यही है भाई हमारे हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, इन्होंने ही सारी प्रॉब्लम शुरू की, इसी पढ़ना पड़ रहा हम लोग को। इन्होंने ही कुछ दिमाग लगाया, इन्होंने कहा अच्छा क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या करेंगे, मैग्नेट बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने करा क्या, एक बैटरी ले ली, इस तरीके से एक वायर लगा, दिख रहा है ना, ये बैटरी लगी है, स्विच लगी है, यहां से ये दिख रहा है तुमको, ये क्लोज लूप में रजिस्टर है। रुको रुको और मजेदार दिखाते हैं, इसमें इधर कर देता हूँ। इसमें तुमको एक रजिस्टर दिख रहा है ना, रजिस्टर वो लगा रजिस्टर। अब कलर कोडिंग सिलेबस का पार्ट नहीं, तुम्हें सिखाते कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसा दिखता है असली रजिस्टर, ठीक है, जो रजिस्टर हम लोग हमेशा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये इसका असली डायग्राम ऐसा है। ठीक है, अभी जो कलर्स होते हैं ना, इसके बेसिस पर डिसाइड होता है इनकी वैल्यू क्या है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें कोई नंबर नहीं देख पाते आप, इसीलिए कलर कोडिंग की जाती है। चलो इस सिलेबस का नहीं है, बता दे रहा हूँ कि कलर ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि कलर को आप देख सकते हैं साइज छोटा होने पे, लेकिन नंबर लिखा होगा तो वो नहीं देख पाएंगे ना, बहुत छोटा होता है बेटा। ये मतलब एक उंगली पे ऐसे रख दिया, इतने इतने में आ जाएगा वो। तो रजिस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए उनपे ये कलर किया जाता है। कलर से हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक टेबल होता है, सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो। ये क्या, ये कंपास है, कंपास किससे बनता है, मैग्नेट से बनता है। कंपास खुद एक मैग्नेट होता है, ये जान लो। और धरती माता में क्या है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, हम सब एक मैग्नेटिक फील्ड में। अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली एक मैग्नेटिक फील्ड इमिट कर रहा है ना। और हम इस समय जो खड़े हैं तो इस समय पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल। और जितना सिलेबस में है उतना ही बताएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे तुम लोग को, ताकि कंफ्यूज ना हो। इसमें दो चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटी में, पहला चैप्टर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे मटेरियल, जो मैंने फेरोमैग्नेटिक बोला ना, फेरोमैग्नेटिक, तो ये क्या है, ये सब मटेरियल होता है। ठीक, तो इसमें अलग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है, फेरो। ठीक, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 2 चैप्टर इसमें भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी में 2 चैप्टर वहां थे, वैसे 2 चैप्टर यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी ये हो गया। तो ये क्या है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या पाया गया, इन्होंने एक कंपास ले लिया और यहाँ पर तार में करंट फ्लो करा दिया। अब ये डीसी है, डीसी में आपको पता है डायरेक्शन फिक्स होती है। अभी मैं एक तरफ फ्लो करा रहा हूं और 2v स्विच में आप चेंज कर दूंगा तो टर्मिनल जो है आपके चेंज भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ करंट मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये पलट दिया मैंने भाई, मेरी बैटरी, मैं एक बार ऐसे प्लस माइनस लगा दूं और पलट के फिर इधर प्लस माइनस लगा दूं, डायरेक्शन बदल गई। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट अभी आपको समझाने वाला हूं। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने एक सिंपल ऐसे सर्किट, नहीं ये तार है तुम्हारा, इस तार के नीचे एक बार रख दिया कंपास, एक बार तार के ऊपर रख दिया। तो उन्होंने ये पाया यार, जब भी मैं इसके नीचे लेके जाता हूं तो ये इसकी निडल जो है, जो जैसे पहले हाथ में लिया है तो इसमें नॉर्थ दिखाएगा, साउथ दिखाएगा, तो ये एक मैग्नेट है ना, ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब कोई दूसरा मैग्नेट इसके पास आ जाए। मेरी बात आप समझिए, एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर मैं इसके पास, तार के पास ले जा रहा हूं, मैं ऑलरेडी धरती मां के मैग्नेटिक फील्ड में हूं ना, तो एक मैग्नेट इसको अट्रैक्ट ऑलरेडी कर रहा है, यानी कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तभी तो, जिसकी ताकत ज्यादा होगी तभी तो इसके अंदर होगा डिफ्लेक्शन। अरे भाई ये समझ लो कि तुमको एक लोग खींच रहे हैं, तुम एक दिशा में खींच रहे हो ऑलरेडी, और उस दिशा के सिवाय किसी और दिशा में तुम तभी खींच सकते हो जब उससे ज्यादा ताकतवर कोई आएगा जो सेम काम करेगा, वो भी तुम पर फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर कंपास में हाथ में ऐसे लेकर खड़ा हूं तो इस समय जो भी नॉर्थ साउथ दिखा रहा है वो धरती मां के द्वारा लगाया गया जो भी मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अब मैं दूसरे के इसके पास लेके जाता हूं, उसके अंदर से डिफ्लेक्शन आ गई, यानी कि वही सेम प्रॉपर्टी वाला कोई दूसरा आ गया होगा जिसकी ताकत ज्यादा रही होगी। तो इस तरीके से प्रूफ कर दिया कि जब भी भैया इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं ना तो कंपास डिफ्लेक्ट होता है। अभी आगे कहानी बताऊंगा। तो कंपास हिलता है, तो कंपास हिलता है इसका मतलब है कि यहां मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसको फॉर्मुलेट करने के लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। पहला स्टेप उन्होंने इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करी, करंट की डायरेक्शन फिक्स कर दी, एक बार इसके अबव रख रहे हैं, एक बार बिलो रख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अबव और बिलो में क्या हो रहा है,
पहले आप मान लो कि क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुआ, तो दोबारा जब ऊपर लेके गए तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है लेकिन तार के दो तरफ है, एक फ्रंट और एक बैक। तो उन्होंने देखा यार फ्रंट में तो कुछ और डिफ्लेक्शन आ रहा है और बैक में कुछ और आ रहा है पहला, ठीक। उन्होंने कहा कि एक काम करता हूं, मैं इसको कंपास को रख देता हूं एक ही जगह और अब मैं करंट को चेंज करता हूं। तो उन्होंने ये फिर पाया कि जब करंट को चेंज किया तो फिर से पहले अगर क्लॉकवाइज था तो बाद में, मतलब पहले करंट ऐसे जा रहा था, मान लो यहीं पे है, अब करंट को वापस कर दिया उल्टा, तो देखा कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा यार इसका मतलब है कि करंट पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो, कि यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। अरे तुमने कुछ नहीं आता बेटा, तुम बचपन से वो खेलते आए हो, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, है ना, ये इसको रिपेल कर रहा था। अब मान लो ये इधर जा रहा था, फिर मैं यहां पर, अब मैंने करंट चेंज किया तो यहाँ साउथ आया होगा, तभी तो ये इधर की तरफ आएगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी उन्होंने कहा कि यानी कि करंट चेंज करोगे अगर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के हमारे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करे, क्या है भैया, मैग्नेटिक कंपास शोज डिफ्लेक्शन, कलर चेंज कर देता हूं, when current is passed through the loop supporting the fact that moving charges induce magnetic field, the deflection changes its, ये देखो, the deflection changes its direction when the direction of current is changed, कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो उससे ही ये आपका हो जाएगा। अभी आगे चल के मैं सिखाऊंगा, अभी राइट हैंड थंब रूल वो है क्या, इन्होंने पहले ही दिखा दिया है। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट और द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the current carrying magnet is like circular ring around the conductor and the strength of the magnetic field is larger in the vicinity of the conductor। ये सब जो वर्ड्स है ना, विसिनिटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, मैं यहाँ हूं, मेरी जो आवाज है क्लासरूम तक जा रही, बगल में पढ़ रहा होता कोई बच्चा, उसको मेरा फर्क पड़ता है, मेरी आवाज जाती नहीं, तो मेरी विसिनिटी क्या हुई, मेरा इफेक्ट कहां तक है, तो कंडक्टर जितने करीब जाऊंगा उतने ज्यादा ताकत। समझ में आ रहा है? क्योंकि करीब रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ये हो गई। फिर कह रहे हैं कि भैया इसके सर्कुलर होगा, ये कैसे इन्होंने इसमें नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, डॉट एंड क्रॉस। इस कहते हैं कि भाई डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो कुछ नहीं बेटा, राइट हैंड थंब रूल, दिस इज थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस कर्ल विल गिव यू द रिंग। अगर ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, प्लेस योर थंब लाइक दिस, हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको घुमाओ, गोला बन रहा है, रिंग बन रहा है, देखो ना रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे घूम रही है। अब इधर से देखो इसको, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब तुम सोचो इस रिंग को मैं काट दूं, ठीक है, तो एक पॉइंट पर लगेगा, ये एरो बना देता हूं, है ना, यहां से अगर देखूंगा, अगर मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं, तो बता मुझे यहां पर एरो इस तरफ होगा और यहां पर इस पॉइंट पर एरो इस तरफ होगा, यहां ऐसा लगेगा, एक ही जगह खड़ा हूं मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, करंट तो ऐसे है ना, ये देख लो मैंने सही बनाया एकदम, ठीक है, करंट ऐसे, करंट को जब भी तुम्हारी तरफ कोई आता है ना तो दैट इज कॉल्ड डॉट, समझ लो, बो एंड एरो। अगर मैं एरो तुम्हारे तो फेंकूंगा तो तुम्हें एरो का आगे का वो चौकीला वाला पार्ट एक पॉइंट की तरह दिखेगा, ये देखना ऐसे, और ये देख, इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है तुमको और इसमें एक पॉइंट दिख रहा है ना, यानी यू नो दिस कि यहां पर डॉट है, यहां पे क्रॉस है। समझ में आ रहा है? तो सोचो वही एरो जो आ रहा है तुम्हारी तरफ, जब तुम्हारी तरफ आएगा तो डॉट दिखेगा, जब तुमसे दूर जाएगा तो तुम्हें क्रॉस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वही क्रॉस पकड़ के तो अपन खींचते हैं, तो दिस इज क्रॉस, दिस इज डॉट, इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग। हम लोग ये सामने से देख रहे हैं तो मुझे ऊपर वाले रिंग में दिख रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है, और नीचे वाले में दिख रहा है। समझ में आ रहा है डॉट एंड क्रॉस का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल। तो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यही जो बता रहा था इतनी देर से, कमिंग एंड गोइंग। समझ में आया कैसे पता चला, डायरेक्शन समझ में आ गया, राइट हैंड रूल। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, क्या सिखाया था मैंने कहा था कि अगर हम लोग किसी भी दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज की वजह से कुछ इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कैसा इफेक्ट, अट्रैक्शन, या फिर ये अदना सा चार्ज होता छोटा सा बेचारा, है ना, इस पर हम लोग कुछ फोर्स लगाते थे, वो फोर्स लगता कैसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, क्योंकि ये दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना,
हम इमेजिनरी एक दुनिया में, हमें दिख रही क्या मैग्नेटिक फील्ड? अभी हमें दिख रही है क्या? हम लोग है ना लेकिन उसके अंदर। तो जो ये इमेजिनरी फील्ड है ना, ये एक इफेक्ट क्रिएट करती है किसके ऊपर? जो भी हमारा यहां पर क्या है, मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज है तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज विच इज एट रेस्ट। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता जो रेस्ट पर है। जब तुम मोशन करोगे इट ओनली स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग। समझ में आ रहा है? तो जब वो मोशन करेगा मूविंग चार्ज पर, वहां रेस्ट वाले चार्ज पर, यहां मूविंग चार्ज पर इफेक्ट जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां बायोट एंड सेवर्ट दो लोग हैं, बायोट सेवर्ट एक आदमी का नाम नहीं है, दो साइंटिस्ट बायोट एंड सेवर्ट, उन्होंने मिलकर के एक हमें रूल बना के दिया कि भाई कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट होगा दैट विल बी ऑलवेज ड्यू टू मूविंग चार्ज होगा ना। और ये है तुम्हारा करंट एलिमेंट। एक नया टर्म सीखो पहले, व्हाट इज करंट एलिमेंट। ठीक है, तो हमें पता है वायर होगा सर, उसमें करंट होगा सर, है ना, आई करंट, एक ही वायर होता है, एक ही करंट होगा। अभी तो नहीं बताना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिसिटी पर, एक वायर में एक ही करंट होगा ना, तो करंट उसमें सेम है। ठीक है, अब उसकी लेंथ एल थी, हमने एक टुकड़ा ले लिया है ना, जिसकी लेंथ कितनी है dl। अगर सर करंट की डायरेक्शन पता है तो राइट हैंड थंब रूल से पता है, यहां से उंगली बाहर आती दिख रही थी डॉट, यहां अंदर जाती दिख रही थी तो क्रॉस। इसको समझ नहीं आया, देखो मैं अभी कर रहा हूं, ये ऐसे रखो भाई, तू भी कर ले। थंब ऐसे रखेगा, ये एरो दिख रहा है ना ऊपर, ऐसे रखेंगे। अब तुम खुद बताना, ये उंगली अंदर जा रही है क्रॉस, और ये तुम्हारी बाहर आ रही है। तुम्हें जब ये हिस्सा दिखे समझना तुम्हारी तरफ आ रहा है, और जब तुमको ये ना दिखे तो समझ जाना तुमसे दूर जा रहा है। समझ गया है? तो ये देख क्रॉस हो गया ये, तो वायर के दोनों तरफ डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो इसलिए कंपास आपका दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा था। अगर जैसे कुछ नहीं आता, जिसको डॉट का एक पोल मान लेते हैं और क्रॉस का एक पोल मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, तो सोचो ना, यहां कंपास रहेगा तो उसको साउथ मिलेगा, कंपास का जो भी हिस्सा है, मान लो कंपास का ये नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, ऐसे होता ना ये, ऐसे बनना चाहिए था, थोड़ा सा बेकार बन गया, ऐसे होता है ना, ये होता है, और जिसमें नॉर्थ वाले को रेड कर देता है, ऐसे ही होता है असली कंपास, है ना, ये नॉर्थ है, नॉर्थ लिखा नहीं रहता, रेड वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नॉर्थ। ये है कंपास तेरा। तो कंपास जब साउथ की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो यानी इस तरफ, लेकिन इधर लेके आऊंगा तो रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यही रीजन था उस एक्सपेरिमेंट जो पाया गया, उसका रीजन क्या, डायरेक्शन करंट के दोनों साइड बदल रही है, तो इसलिए आपको अलग अलग डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मान लो ये वायर था, इसने मैग्नेटिक फील्ड अपनी बना ली जैसे बनाना था, ठीक है, और ये है तेरा पॉइंट भी, तो मतलब एक बड़ी सी रिंग भी बन रही होगी, है ना। तो एक्चुअल दिखाऊं तुमको, 10th क्लास की किताब में एनसीईआरटी में बना हुआ है ये डायग्राम जो बनाने जा रहा हूँ, इसी समझ में भी आता है, मुझे तो इसी समझ में आया था जब मैं छोटा था, कभी मैं भी छोटा था, हैं, मैं भी गाली खाता था रोज टीचर से, जैसे तुम लोग आज खाते हो। करंट की डायरेक्शन है, तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था, कैसे मिला मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे पता चला, तुम लोगों ने पूछा नहीं कि सर कैसे पता चल गया कि ऐसे ही मिलेगी, रिंग बन रही है, ऐसे नहीं पता चल गया, रूल ऐसे नहीं बन जाते, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, 9th मतलब 10th क्लास की किताब में लिखा, आज भी है, अभी इतना भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो उसमें क्या किया ना, उन्होंने देखा मैग्नेट हमेशा पावर मतलब आयरन को ही अट्रैक्ट करता है, नोटिस करना, ये मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम कह रहे हो इमेजिनरी, जैसे सब हाइपोथेटिकली बात कर रहे थे ना, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, उनका कि यार कभी भी देखो आयरन शॉप पे जाओ जहां काम होता है, गेट वेट बनते हैं, दुनिया भर की चीजें बनती हैं, तो वहां कभी देखोगे तो सिल्वर कलर की पूरी जमीन जो है वो पाउडर पाउडर आपको दिखते हैं। वो क्या होता है, जब भी वो कटिंग करते हैं लोहे की, तो उसमें से पाउडर फॉर्म में जो आपका आयरन है वो गिर जाता है, उसे कहते हैं आयरन ओर, क्या कहते हैं उसको, तुम्हें आसान भाषा में आयरन पाउडर। मान लो आयरन को इतना क्रश किया कि पाउडर बन गया, अब उस पाउडर को उन्होंने क्या कर दिया, पेपर पे बिखेर लिया, व्हाइट पेपर लिया ऐसे ही कॉपी का, उसमें से एक तार ऐसे करके निकाल दिया, यानी कि अगर मुझे अभी करके दिखाना हो तो हो सकता है ना, ये हो गया, ये मेरा वायर हो गया, ब्लैक वाला मेरा क्या रिप्रेजेंट, अरे मेरे भाई, ठीक है, चलो मान लो सीधा है, नाराज मत होना, ठीक है, ये वायर है, ये मेरा वायर है, इसमें करंट फ्लो कराऊंगा,
ये है मेरा जिस पर मैं पाउडर ऐसे ले आके बिखेर दूंगा, ठीक है, बिखेर दिया। तो जब मैं बिखेर दूंगा तो होगा क्या, इन्होंने कहा रिंग फॉर्म में बनती है, प्रूफ करने की बारी, रिंग बनेगी तो मैं रिंग बना के दिखाता हूं, रिंग बना करके दिखाता हूं। ऐसी रिंग होगी, इसका रेडियस अलग अलग होगा, रेडियस साइज बड़ी बड़ी होगी, हर जगह तो नहीं हो सकता, रिंग बनेगा तो हर जगह तो नहीं बनेगा, कुछ दूरी पर बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आयरन को, जहां नहीं होगा वहां नहीं अट्रैक्ट करेगा। यही सिंपलेस्ट बात है ना। तो इस चीज को वेरीफाई कैसे किया, तो यही जब आयरन पाउडर उन्होंने से बिखेर दिया तो उन्होंने ये पाया यार कुछ समय बाद जैसे ही करंट फ्लो करा रहे हैं ना, तो कुछ जगह पर उनको पेपर दिखने लगा, पेपर पहले पूरा काला हो गया, पाउडर पूरा वैसे बिछा दिया, जैसे ही करंट फ्लो कराया उन्होंने देखा कि रिंग शेप में आयरन के जो पाउडर है वो इकट्ठा होने लगे, मतलब समझो इस तरीके से ऐसे इकट्ठा होने लगेगा, और उनका शेप कैसा था, रिंग। तो क्यों अट्रैक्ट हुए, जहां मैग्नेटिक फील्ड थी वहां अट्रैक्ट हो गए, जहां नहीं थे वहां से खींचे चले आए। अरे भाई ये है, मान लो यहां पर ऐसे, मान लो अगर मेरी फील्ड है और यहां मैं हूं तो मैं नहीं खींच रहा, लेकिन यहां जो है बगल में है जो उसके हाल वो खिंच जाएगा। अटैक ऐसा तो होता नहीं आयरन करिए एकदम चिपकाओगे तभी, अगर मैग्नेट यहां रखा है तो आयरन एक रेंज में आने के बाद उसके खिंच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से जो जहां जहां उनको व्हाइट पेपर दिखने लगा उन्होंने कहा कि जहां जहां तुमको पेपर दिख रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि अब देख लो ये नया, ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक बना है। तो उन्होंने कहा जहां जहां पर तुमको ये व्हाइट वाला पेपर दिखने लगा, मैंने तो पूरा ब्लैक कर दिया था पाउडर से, तो जब मैग्नेटिक फील्ड आई तो उसने क्या किया, आयरन को अपनी तरफ खींच लिया। समझ में आ रहा है? और जहां पर भी ये खिंच गया वहां पर इकट्ठा हो गया, समझ जाना वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड थी, और जहां नहीं है वहां पर नहीं थी। तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे रिंग बन गई ढेर सारी, इस तरीके से ऐसी रिंग बनी जिसका सेंटर वायर था लेकिन बाकी सारे डिफरेंट रेडियस के थे। तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड फैलती है, एक वायर से जब तुम करंट फ्लो कराते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ फैलती है, और वो किस फॉर्म में फैलती है, एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ती है। यानी एक सर्कल बनाएगी, फिर बड़ा सर्कल बनाएगी और बड़ा बनाएगी, इस तरीके से वो हर दिशा में फैलती जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये जो केस है, किसी भी पॉइंट पे जो कुछ दूरी पर है उस पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो उतनी दूरी पर जो रिंग बन रही होगी उस रिंग पर अगर वो पॉइंट होगा तो होगा, नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होगा इफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो पॉइंट यहां है, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत ही करीब करीब रिंग आपकी लमसम बन जाती। तो जो उस एक्सपेरिमेंट को जाके एनसीईआरटी की फोटो तुम डाउनलोड कर लो, पीडीएफ देख लो, यू विल गेट सम आइडिया कि एक्चुअल में होता कैसा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पूरा ज्ञान। तभी बायट्स, क्योंकि बायट सेवर्ट तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में गेम क्या चल रहा है, ये पॉइंट पी पर कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट पी पे इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि हमको पता है कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। अब इस पॉइंट पी पर इस वायर का एक टुकड़ा कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा वो निकाल लूंगा, तो मैं इतने ही बराबर टुकड़े सारे ले लूंगा तो मुझे पूरा मिल जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन करके हम निकाल लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन को आसान बनाने के तरीके होते हैं। ठीक, ये हो गया लेंथ डीएल, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक बेटा, तो ये यहां से हमने इस छोटे टुकड़े के लिए यहां से एक लाइन इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींच दी जो पॉइंट पी को क्या करेगा, लोकेट कर देगा, उसका पोजीशन वेक्टर बन गया। तो इस वेक्टर और डीएल के बीच में एक एंगल बनता दिख रहा है तुम लोग को। अब इसकी डायरेक्शन कैसे मिलती है, जो डीएल है, जो एलिमेंट है, उसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही होता है। समझ में आ रहा है? और जो करंट एलिमेंट बोल रहा हूं, करंट एलिमेंट कैसे बनता है, करंट एलिमेंट, इन्होंने एक टर्म दिया, इन दोनों ने मिलकर एक टर्म दिया जिसको कहते हैं करंट एलिमेंट, और वो करंट एलिमेंट बोला उन्होंने आई डी एल, उन्होंने बोला ये वेक्टर है, बोला एक वेक्टर है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो करता है। तो ये आई डी एल, तो मतलब इसके साथ करंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा। अभी क्या एलिमेंट है, अभी एलिमेंट है, जब हम करंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट एलिमेंट बन जाएगा। समझ गए भैया? ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लो। क्या है भैया, यहां पर ये एलिमेंट का नाम डीएल ले लिया, इनफिनिटली स्मॉल वायर सेगमेंट हैविंग डायरेक्शन सेम एज द, देखो लिखा है ना, डायरेक्शन सेम एज द करंट। आर क्या है, आर वेक्टर इज, क्या हो गया, चल जा भाई, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वेयर वी वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड। डीबी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। अब इस लॉ के हिसाब से उन्होंने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। दूसरा उन्होंने बोला कि
स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो पोजीशन आपकी वेक्टर की दूरी है, यानी उस पॉइंट की दूरी जो होगी वो कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना बेटा r, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिमेंट जो लिया आपने, ठीक। और बोला कि जो एंगल बन रहा है, ध्यान सुनना, साइन ऑफ एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड पोजीशन ये है, समझ में आ रहा है। तो ये थीटा अगर जैसे वेरी करेगा उस हिसाब से आपकी वैल्यू भी वेरी, तो इन सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे तो वहां पर याद है कूलम्स लॉ में के आता था, के क्या होता था, कांस्टेंट होता था, वैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट, वहां परमिटिविटी होता था, यहाँ परमिएबिलिटी होता है। वहां जहां पे, चलो कंपेयर कर देता हूं, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई, ठीक है, और यहाँ क्या है बताओ, यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ का कांस्टेंट का सिंबल कोई नहीं है तो ये इसकी वैल्यू सीधे लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन, और म्यू नॉट क्या हुआ, ये क्या होता था, परमिटिविटी, कहते थे ना परमिटिविटी ऑफ एयर, यहां क्या कहते हैं इसको, परमेबिलिटी, ठीक है मेरे भाई, एक रिलेशन होता है 1/ε0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखो ध्यान से देख ही नहीं रहो, ये 1/ε0 है, वही तो यहाँ म्यू नॉट बन गया, रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी आगे चल करके अपन पढ़ेंगे इस पे, इसको चिंता नहीं करनी किसी को, बस अभी बस रिलेशन समझते जाइए कि हम लोग को याद ना करना पड़े। तो अब तुमने वहां कूलम्स लॉ पढ़ा था, मैंने रिलेट करना सिखा दिया, समझ में आ गया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ क्या है, कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये स्केलर फॉर्म हो गया, इसको कहते हैं स्केलर फॉर्म। जैसे कूलम्स लॉ का स्केलर पढ़ा था वैसे यहाँ स्केलर आ गया, कुछ बहुत कठिन नहीं है यहाँ पर। अब तुम ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तुम्हें मैं अभी दिखाई देता हूँ, डीएल भी एक वेक्टर कर दूं और आर भी एक वेक्टर कर दूं, अब इनके बीच में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या बन जाए, एक वेक्टर बन जाए। तो एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है यार, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी करेंगे तभी ए बी साइन थीटा आएगा, और अगर हम करेंगे डॉट तो ए बी कॉस थीटा आएगा, और मेरे फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ही हूं जो इसको क्रॉस बनाएगा, समझ में आ रहा है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ओनली, इसके और इसके बीच का एंगल ही है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम ऐसे ही समझते चलेंगे तो हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। यूनिट क्या हो गई भाई, यूनिट बनाना आसान है इसका, न्यूटन एम्पियर इनवर्स पर, मतलब मीटर या मीटर इनवर्स या टेस्ला, टेस्ला ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये सब बता चुका हूं। द डायरेक्शन, अगर यहां से कोई कह दे कि मीडियम का बताओ, तो जैसे उसका फॉर्मूला होता है वैसे इसका ही फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, समझ में आ रहा है। और एयर के लिए क्या होता है, फॉर एयर म्यू आर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये हो गया इसका जो वैल्यू होती है, दैट इज 10⁻⁷। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग राइट हैंड, बता दिया मैंने, अभी इस पर चर्चा करेंगे, है ना। हम लोग राइट हैंड कर्ल यूज कर चुके हैं ना, पाम नहीं यूज कर रहे हैं, पाम भी होता है लेकिन हम कर्ल, ये मैं पढ़ाता ही नहीं, तो पढ़ा दूंगा अगर तुम अभी कहोगे पढ़ा दूंगा, लेकिन ये कठिन होता है। जब मेरे पास ज्यादा अच्छा जुगाड़ है भाई, मुझे हमेशा बता रहा है, सही बता रहा है, तो मैं क्यों जाऊं किसी और के पास, तो मेरे पास कर्ल वाला काम करता है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस योर, अब ये कर्ल मैंने पढ़ा दिया, दिख रहा है तुमको, बहुत पीछे चल रहे हैं ये लोग, इनको बताओ सर पढ़ा चुके हैं मेरे, ये तो हो चुका है ना। हाँ मैं यही तो बता रहा था, रिंग दिखी तुम्हें, बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, जरूरत नहीं है हम लोग को, इस पर आओ, ये पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, चलिए। तो आई थिंक इसको देख के डरेगा नहीं कोई लोग, है ना, आराम से देखना, बस तुम बस एक एलिमेंट पकड़ लो कोई भी, ठीक। देखो यहाँ मैंने ये बॉक्सेस क्यों दिखाए हैं, ताकि तुम पहचान सको ये एलिमेंट ऐड हो रहे हैं हर बार बराबर एलिमेंट, देखो ना डीएल, ये दिख रहा है तुमको, ये डीएल 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 है ना। मैंने क्या करा, ये एक पॉइंट ले लिया जो कि हमेशा पॉइंट पी के सामने से होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे पॉइंट पी था, देखो ऐसे मेरा वायर था, ये मेरा पॉइंट पी था, पॉइंट पी एक एंगल बना रहा था, एंगल नहीं बना रहा है, तो मैंने कहा यार इसके सामने अगर मिल जाता तो मेरा राइट है जो पाइथागोरस लग जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दूरी हमने यहाँ पर ए ले ली है, क्या ले लिया, ए, और मेरा एलिमेंट की पोजीशन, ये मेरा एलिमेंट है, मैंने सिखाया था एलिमेंट का मिड पॉइंट से लेते हैं, तो ये मेरा एलिमेंट बहुत छोटा है तो वो एक पॉइंट साइज हो गया, मैं पॉइंट साइज बोल सकता हूँ ना, इनफाइनाइटली स्मॉल लिखा है मेरे भाई, बहुत छोटा, तो बस समझने के लिए इतनी लंबाई इसकी दिखा दे ताकि तुम डीएल इसको लिख सको।
इसकी दूरी जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या ले लें, इसका नाम नहीं दिया है, मैं ले लेता हूं, ओ ले लेता हूं, है ना। वो पॉइंट से दूरी कितनी दी गई है, एल। कितनी दी गई है, मेकिंग सम एंगल, यहां से एक एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। कितना, थीटा। जो आखिरी एलिमेंट है, जो आखिरी एलिमेंट इस तार पर है, उसकी जो दूरी है वो इस तरीके से मैं दिखाता हूं, और उसका जो मैक्सिमम एंगल बनेगा दैट इज योर φ1। देखो इस फिगर को बना रहा हूं, सॉरी φ2 दिया है, φ2 लेना पड़ेगा, φ2 मतलब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, नीचे की तरफ। समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये वायर की लंबाई ऊपर तक भी है कुछ। अरे यार गुनाह हो गया मुझसे, मुझे फिर से, ठीक। ये देखो अब यहां पर भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, है ना। कलर इसका व्हाइट करना पड़ेगा, इसको भी डॉटेड बनाना था ना। अब ये ऊपर की तरफ जितना एंगल बनाएगा दैट इज φ1। क्या हो गया, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब मैं इनको हटा देता हूं यहां से, ये O पॉइंट हो गया, इनकी दूरी को मैं ऐसे ऊपर दिखा देता हूं ताकि यहाँ पे मैच ना हो। यही सेम फिगर बनाया मैंने, ठीक है। अब ये क्या, यहां पर ये क्या बना रहे हैं भैया, कह रहे हैं ये है तुम्हारा 90 मेरे भाई, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अरे राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़ा ही है। अरे मेरे भाई तीनों का सम 180 होता है, ये 90 अकेले हो गया, बचा 90, तो ये दोनों मिलकर के 90 ही बनाएंगे ना। तो अगर मुझे ये पता 90 में से इतना घटाऊंगा तभी तो मिलेगा, तो 90 माइनस ये लिखा हुआ है π/2 माइनस। समझ में आ रहा है। तो यानी जो हमारे फॉर्मूले में साइन थीटा में जो थीटा था उसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा आ रही। नहीं समझ में आया, ये मेरे भाई यही वाला एंगल निकालोगे ना, यही बना दूं क्या, हाँ यही बना देता हूं। ये लो तुम्हारा पूरा फिगर यही दोबारा बना देता हूं, ये 90 होगा और इस एंगल को यहां पर थीटा दिया गया, इसको मिटा दो यहां से, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, थीटा। तो ये 90 होगा, ये थीटा हो गया, तो बचा कितना। तो समझ में सबको आ गया कि भैया ये वाली जो वैल्यू है फॉर्मूले में जो कि साइन थीटा बोलती थी उसकी जगह ये आ जाएगा। तो बस यही है बेटा, बहुत आसान है, इतना डरना नहीं है। इसको देख के डर बहुत लगता है लोगों को, है थोड़ा सा, दिखने में बड़ा गंदा है। अब ये देखो मैं कह रहा हूं मुझे नहीं आता ये सब करना, मुझे ये सबसे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, मैं इतना ही पढ़ के आया हूं बायट सेवेट में कि μ0/4 पे बता दूंगा, है ना, आई बता दूंगा, डीएल बता दूंगा, साइन थीटा बता दूंगा और आर स्क्वायर, यही तो बता दूंगा ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई। μ0 था, ये दिख रहा है सबको, रिपीट लिखा हुआ है। वैल्यू देखो ये आ गया, ये आ गया, ये एज इट इज है, सारा खेल तो यही हुआ है ना, साइन 90 में थीटा। अब यहां बेसिक मैथ लग गया, साइन 90 में थीटा क्या होता है, 90 और 270 में साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का, रट जाओ यार, है ना, कितना बताऊं। यहाँ पे कॉस आ जाएगा, है ना, और पहले क्वाड्रेंट में 90 से कम पहला क्वाड्रेंट, 0 से 90 पहला, सब पॉजिटिव, यानी निगेटिव नहीं आने वाला, कॉस थीटा हो जाना है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो यहां से अपन, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, ये इंटीग्रेशन है भाई, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक एलिमेंट का आप निकालिए तो पूरा निकाल के दिखाओ ना। जोड़ दिया, हमने कहा बार बार एक ही चीज करूं क्या, एक ही एलिमेंट है, एक ही करंट है ना, उसकी पोजीशन बदल रही है बहुत, तो हमने कहा इंटीग्रेट कर डालो, कितनी पोजीशन बदलेगी। तो हमने कहा देखो भैया बाकी सब तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ये जो बदमाश है वो ये इसका एंगल है, ये बदलेगा। उसने बोला कितना बदलेगा, मैंने कहा भैया ये इसकी जो कम से कम वैल्यू है वो भाई यहाँ नीचे है, नीचे निगेटिव ले लिया। तो नीचे जाएंगे तो हमने बचपन से सीखा है कि नीचे जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस। तो मैंने कहा ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये एंगल को ही तो रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो बहुत ही गंदा दिखने वाला डेरिवेशन था उसको एक लाइन का कैसे बनाया जाता है, अब सीखो। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, क्या नहीं बदल रहा, आई नहीं बदल रहा, एलिमेंट की साइज नहीं बदल रही, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या यहां करना है सर, अंदर रखना पड़ेगा मुझे cos ऑफ थीटा, और अगर r की जगह बराबर है तो मैं उसको बाहर लेने के लिए कहूंगा, नहीं तो कहूंगा नहीं, उसको भी चेंज करके दिखाओ। और फिर इस पे इंटीग्रेशन -φ2 से प्लस का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे होता है गेम बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये है पूरा इंटीग्रेशन, हमें करना नहीं है कुछ भी, हमें करना कुछ नहीं भैया, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे तुमको करना है, बेसिक मैथमेटिक्स और पाइथागोरस जिंदाबाद बोलते जाओ, देखो सारी वैल्यू तुम्हारी आती जाएगी,
तुम्हें बस उतना लिखना आ गया, यहां तक लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? यानी तुमने सीख लिया लिमिट लगाना, तुमने सीख लिया इस तरीके से लिखना। अब मेरा काम है तुम्हें पहचानना सिखाना कि कैसे थीटा, थीटा कांस्टेंट था कि वेरी कर रहा था, इतना तो बता सकते हो। वेरी कर रहा, चलो भाई वेरी गुड, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि वेरिएबल पहचान लिया। और इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का होता है, डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ बाहर किया जाता है। रट जाओ ये बात। यानी चलो अपने पास इतने थे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से अपन ने पहचाना कितना, 1 2 3 4, 4 तो पहचान लिया, आर की बात है। कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 आप गलत पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा यहां बनेगा, यहां पे आ जाओ तो ट्राइंगल का जो साइज है वो बदल रहा है। देखिए ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी है, ये छोटी है ना। देखो मैं हमेशा एकदम जूनियर लेवल पे आगे बढ़ाता हूँ, ताकि जिनको आता है उनको फिर अरे क्या ही पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, ओवर ना हो जाए बस, है ना। तो ऐसे लाइनें देख देख के बता सकते हो कि आर भी वेरिएबल, और वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता इंटीग्रेशन के। तभी मैंने कहा था, जब मैंने लिखा तभी मैंने बोला कि अगर तुम बता दोगे कि आर कांस्टेंट तो बाहर ले लूंगा, नहीं तो फिर ये गलत हुआ ना। तो यानी कि यहां से अब इसको मिटाएंगे और इसको कहां लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये सब करने के बाद भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? हमेशा से सिखाया हुआ है किसी चीज का इंटीग्रेशन करना है तो हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू, हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू। हमारे तो उसमें दिख ही नहीं रहा भाई, हमारे उसमें दिख ही नहीं रहा। आपने कह दिया एलिमेंट का साइज नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम पूरी लेंथ, पूरा करंट ले लें एक साथ, पूरे लेंथ की वजह से देखेंगे तो ये बाहर आ गया, ये तो गलत बात है। इसको या तो अंदर लो या तो इसको चेंज करो। तो अभी आएंगे फिर से इस पे आएंगे। तो मैं एक एक चीज, इसीलिए गलत करके सही करने में जो मजा है वो सही करके गलत करने में मजा नहीं है। क्यों? तो गलतियां जब करेंगे तो सीखेंगे कि हाँ ये चीज नहीं करनी चाहिए। दिख रहा है? अब तीसरा दिखा तुमको कि यार डीएल अगर ले लूंगा मैं तो मेरा तो आंसर डीएल में आएगा हमेशा, तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो अब आते हैं, हर चीज ब्रेक करते हैं। ठीक, मुझे बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या हम लोग? कैसे? पाइथागोरस, सबको आता है। थीटा ये हो गई, ए मैंने खुद बता रखा, आर तुमको पता है, ये एल इसकी दूरी पता है। कॉस थीटा होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ये और ये। थीटा के सामने वाला बेस होता है या साथ वाला? सामने वाला बेस होता है ना, वेरी गुड। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, साथ वाला ये होता है तुम्हारा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने देखो परपेंडिकुलर बचेगा। सबसे बड़ी वाली को तो देखना ही नहीं हो, तो हाइपोटेनस फिक्स है उसका। यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो साथ में तो हमेशा बेस ही रहेगा ना भाई। बेस मतलब आधार। ट्रायंगल खड़ा कैसे होगा? बेस के साथ ही तो खड़ा होगा। तो भाई ये तो हाइपोटेनस है, ये तो किसी का मतलब ही नहीं है, तो कोई भी देखेगा या तो इस पे खड़ा करेगा। कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो गया तो वो ऐसे खड़ा कर देगा, या तो फिर वो सही तरीके खड़े करेगा इस तरीके से। ऐसे ही तो हो सकता है, ओरिएंटेशन का खेल है बेटा। तो अगर एंगल के सामने परपेंडिकुलर उसको पता है, बेस भूल भी जाएगा, तो कभी परपेंडिकुलर पर खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। यानी बेस तो बचा यही ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जाओ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वापस आते हैं भाई। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ए अपॉन आर, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, हम अगर हमें थीटा पता है तो हमने कह दिया ये आर स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, होल स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, होल स्क्वायर किया ना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, तो ये बन गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक किसको समझ में नहीं आ रहा? यहां तक किसको समझ नहीं आ रहा? ठीक है। और मैंने कहा मुझे लेंथ भी निकालनी है। मुझे क्या निकालना है? मुझे ये एल निकालना है। कैसे? अब मैं कह रहा हूं देखो सीखो, अब ध्यान से देखना। तुम एलिमेंट तो नहीं तोड़ पा रहे हो, मैं कहूंगा एलिमेंट की पोजीशन पे चेंज होगी। मेरे भाई एलिमेंट यहां आ गया, यहां चला गया, यहां चला गया, तो एल की वैल्यू नहीं बदल रही? बदल रही कि नहीं बदल रही? यानी कि यहां पर भी कुछ खेल हो सकता है, तो हम एल निकाल लेते हैं। तो फिर से पाइथागोरस, पाइथागोरस का दूसरा फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी अब हो जाएगा एल अपॉन आर, एल अपॉन, तो क्या ये भाई, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल अपॉन, देखो उंगली सही चली, जुबान गलत चल गई, रिफ्लेक्स कहते हैं, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल अपॉन ए। ठीक भाई, फिर एल का फॉर्मूला बनाना था। थीटा तो पता है बेटा तुमको, तो जब थीटा पता होता है तो tan थीटा साइन सब कुछ पता है हमें। थीटा से ही ये सारे फंक्शन की वैल्यू डिसाइड होती है। इस पूरे एग्जांपल में मैंने चूज किया मुझे कहां बैठना है,
तो मुझे जब मैं पहले से डिसाइड कर रहा हूं मुझे कहां बैठना है, तो मैं एंगल जानता हूंगा ना, मुझे तो लाइन ही जोड़नी थी, तो यानी थीटा इज नोन। ठीक, तो थीटा नोन है, tan थीटा भी हमको पता है, यानी एल नहीं पता, एल निकाल लिया, तो एल का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। तो जब डिफरेंशिएशन, जिसने बेसिक मैथ पढ़ा है उसको समझ में मजे से आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको अब समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं। तो मेरे भाई, जब भी तुम्हारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। जिसको नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है जैसे मान लो y है और नीचे x है, और y बराबर फॉर्मूला तुमको पता है 2x है, ठीक है। तो तुम्हें पता है y की वैल्यू कैसे बदलेगी, जब x की वैल्यू बदलेगी, है ना। तो मैंने तुम्हें छूट दे दी, मैंने कह दिया कि हर बार तुम एक एक करके वैल्यू बढ़ा सकते हो x की। तो कहते हैं हम जो रेशियो बनाते हैं कि जब मैंने x को बदला, एक रेट ले लिया, मैंने कहा कि d लगा दिया, d का मतलब होता है एक कांस्टेंट फिक्स हो गया कि x की वैल्यू इतनी ही बदल सकती है, मतलब उसमें अब तुम कुछ लोचा नहीं कर सकते। अगर हमने d लगा दिया यानी फिक्स रेट पर, तुम्हें पता हर बार एक एक एक, एक करके मुझे x बदलना है, और जब तुमने ये बदला तो तुम्हें y भी बदलता दिखेगा। तो जो तुम्हें बदली हुई वैल्यू y की मिली और बदली वैल्यू x की मिली, तो उसका रेशियो जब कर दोगे तो यू विल गेट द रेट ऑफ चेंज, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या ऐसे पढ़ो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। y में बदलाव आया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है बेटा, इसी कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देख यहां पर जब l बदलेगा तो l किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, जब उस l से रिलेटेड कुछ होना चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे चाहिए dl, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा नहीं तो, है ना। तो अब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आया कहां से, ये तो यहां था नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो यहां पे d बाई डी एल लिखा मैं, तो मुझे लगा मैंने dl यहां पे ऐड किया, तो मुझे dl का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से इधर d ऑफ d थीटा ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो मल्टीप्लाई, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब देखो थीटा इस पर डिपेंड करता है ना, tan किस पर डिपेंड करता है, ये tan क्या हो गया, y किस पर डिपेंड करता है, x पर, x क्या हो गया थीटा। ठीक है, जैसे 2x था वैसे समझो ये tan और x लिखा है, समझ गया बेटा। तो इस तरीके से अब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे, क्योंकि रूल के हिसाब से सही है, जो वेरिएबल है वो मैच कर रहा है, एल एल मैच कर रहा है, थीटा थीटा मैच कर रहा है। तो जब आप इसको करेंगे फॉर्मूला होता है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा एक्स्ट्रा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। और यहाँ देखो डीएल डीएल 1 हो गया, बचा क्या डीएल, तो डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी। समझ गए। अब जो रिस्पेक्ट मिसिंग था हमारे फॉर्मूले में वो यहीं से आने वाला है। अब इस डीएल को उठाऊंगा मैं, उठा के कहां ले जाऊंगा, यहां, ठीक है। और अब मुझे जो दिख रहा है नया फॉर्मूला, इसने तो कचरा कर रखा है, मैं बताता हूं, ठीक है। दिख रहा तुमको, ये देखो आई डीएल, डीएल दिखा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में आर था, आर हो गया ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिख रहा है बेटा। अब इसको एक्सपैंड कर लो, है ना, इतना कठिन है नहीं जितना, इसीलिए मुझे ये सब लिखा लिखा पसंद नहीं है। ये लिखा लिखा में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो गया, जबकि वो दो लाइन के सारे डेरिवेशन है। तो अभी इसको भी हटा देते हैं, अपन करते हैं अपना नया बनाते हैं, क्योंकि जब तक तुम लोग पेन नहीं चलाओगे ना, तो यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट कि एक्चुअली में ये तुम कर भी पाओगे कि नहीं, और ये आप सब कर लेंगे। चलो ईमानदारी से बताना, चलो ठीक है, एक एक चीज मैं करूंगा, आप लोग मुझे बताना ना, ईमानदारी से ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि सच में तुम लोग कर सकते हो। एक वायर लिया, पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं, एक पन्ने पे करने का टारगेट है हम लोग का, एक पन्ने पे ही करेंगे, ठीक है, ताकि ये 5-6 स्लाइड तुमने देखी ना वो सब गायब हो जाएगी। तुम्हें पता है कि बायट सेवर्ट के हिसाब से क्या होता है, व्हेन देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा किसी पॉइंट पी पर, उसमें रिलेशन उन्होंने बताया था dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट, एंड लेंथ जो भी हमने लिया dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एंड लास्ट क्या है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड द पोजीशन। ये एक लाइन हो गई। फिर हमने एक पॉइंट भी ले लिया, है ना मेरे भाई। अब इस पॉइंट के लिए हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी थी dl, करंट की डायरेक्शन सेम थी, ठीक मेरे भाई। अब इससे मुझे डायरेक्शन मिल जाती है ये,
अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक लाइन जोड़ूंगा किस पर, पॉइंट बी पर, ये क्या हो गया मेरा आर वेक्टर, इनके बीच में क्या मिल जाएगा, एंगल थीटा। सही जा रहा हूं ना? तो यानी कि अगर मैं चाहूं तो यहां से एक परपेंडिकुलर बना सकता हूं, मैं जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको डॉटेड से बनाऊंगा। ये मेरा फिगर है, इसकी वैल्यू ले ली हमने ए, ठीक है। अब मैं ये थीटा यहां से हटाना चाहता हूं, है ना, थीटा में हटा के मैं अपना डेरिवेशन कर देता हूं, मेरे डेरिवेशन में इसको थीटा को अल्फा लिख देता हूं, चलेगा क्या? इसको मैं अल्फा लिख दूं क्या? अल्फा इसलिए लिख रहा हूं ताकि थीटा से तुम पहचान सको। और मैंने एज्यूम किया यहाँ एंगल कितना बन रहा है, थीटा, दिस इज माई 90, ठीक है ना, अल्फा चलेगा ना सबको। चलो बहुत बढ़िया। तो यानी कि अभी अगर हमसे देखा जाए, हमसे कहा जा रहा है टोटल हमको चाहिए, हमें क्या है, एम क्या है, एम इज टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बताओ, करंट कैरिंग कंडक्टर एट पी, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट, इज इट ओके? पूरा क्वेश्चन आ गया इसी में। चलो बढ़िया। अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट की वजह से, है ना, लेट एलिमेंट ऑफ लेंथ कितना है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट क्या होगा, करंट एलिमेंट सिखा दिया ना मैंने। करंट एलिमेंट क्या करते हैं हम लोग बेटा, आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इट ओके? ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, इज इट ओके? स्केलर फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से, है ना, तो अगर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां क्या लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। तो क्या आएगा, डीबी को इंटीग्रेशन का, जीरो से, जीरो मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम तक जाएंगे, इधर क्या जाएगा, यहां यहीं से इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर से कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, है ना। अब नेमिंग करेंगे, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। जितने भी कंस्ट्रक्शन मैंने बोले उतने क्या है बेटा, उनका मैंने डॉटेड से बोला। ये सब फिगर आप लोग बना सकते हैं, ये सब फिगर बना करके इवन एग्जाम तक में आप लिख सकते हैं, कोई नहीं काट पाएगा, कोई पढ़ा लिखा टीचर नहीं काट सकता, ठीक है। अब जाहिलों का पता नहीं, समझ रहे हो ना। तो जिनको समझ होगी वो जानते हैं बच्चा करना क्या चाहता है। कंप्यूटर तो हो नहीं कि एज इट इज छाप के चले आओगे, स्टूडेंट हो तो उसी तरीके से करोगे। ये हो गया तुम्हारा, एंगल कितना है, इज इट ओके? 5 1 5 2 हम समझ सकते हैं भैया। बी पॉइंट पर अगर मुझे जाना है तो बी पॉइंट पर इस परपेंडिकुलर जो लाइन है, डिस्टेंस ए है, उससे कितना एंगल बनेगा, मैक्सिमम 5 2 बनेगा। और हम सबको पहले से साइन कन्वेंशन पता है कि वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाते हैं तो निगेटिव, ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें अगर मैं बोलूं -5 2 तो उसका अर्थ होता है डायरेक्शन। क्या मतलब होता है, डायरेक्शन, की डाउनवर्ड एंगल है ना, और ये अपवर्ड एंगल है। समझ में आ रहा है? यूं तो एंगल की जो डायरेक्शन मानी जाती है वो क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को, समझ में आ रहा है? तो उससे भी तुम कर लो, ऊपर दिख रहा तुमको क्लॉकवाइज, नीचे दिख रहा तुमको एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाय रूल्स, बाय मैथ्स ओनली अगर हम चले तब भी नीचे माइनस में आ रहा, ऊपर नीचे क्या आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना अगर तुम नीचे पॉजिटिव करके ऊपर नेगेटिव करोगे। मेरा कहने का मतलब है दोनों एंगल का नेचर बदलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सिंपल कार्टेशियन सिस्टम को लेकर चलना है, नीचे नेगेटिव और ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हम देखें तो हमारी लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -5 2 कमिंग फ्रॉम हियर ना, ठीक, एंड देन गोइंग अपवर्ड। तो और जा कहां तक रहे हैं, +k5 में, समझ में आया? तो इस तरीके से, और हमारा अंदर जो भी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अब क्या करेंगे सर, अब सर इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं, क्योंकि कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन नहीं होता, और वेरिएबल्स को हम अंदर रखेंगे। तो अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, है ना, यहीं से लेट अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ले लो भाई इसमें से P, और इसका नाम क्या ले, इसका भी तो कोई नाम लेना पड़ेगा, इसका Q ले लो, है ना। Q इज द पोजीशन जहां पर एलिमेंट लिया, और यहां से यहां तक की O Q की लेंथ कितनी होती है भाई, L, कितनी लेंथ है, L, ठीक है भाई। तो हमने L लेंथ पर ले लिया एट पॉइंट Q, है ना,
हाँ एट पॉइंट क्यू लिख दो, ठीक है। उसमें लिखना पड़ेगा मुझे कि फिर मुझे पॉइंट ओ को बताना पड़ेगा, छोड़ दिया मैंने इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल हमने कौन से ले लिया बेटा, पीओ क्यू, पीओ क्यू है ना। तो बाई पाइथागोरस बाई टी रेशियो लिख लो ना, टी रेशियो से समझ में आ जाएगा। बाई टी रेशियो, टी रेशियो होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर रिलेट करने जा रहे हैं किसको, हमारा जो ये थीटा नहीं हो सकता ना यहाँ पर, वी हैव टू चेंज द एंगल टू द अल्फा, है ना, वी हैव टू चेंज इट टू द अल्फा। हमने अल्फा लिया है ना बेटा, हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा, और बाद में यहाँ ब्रैकेट में अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना। तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बाद में मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन अल्फा को, मैं लिख दूंगा, कम जगह में करना है ना मेरे भाई। तो यहां से अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर, है ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर। तो आर इज इक्वल टू क्या, हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन आर। सो आर इज इक्वल टू, बताइए, ए अपॉन कॉस थीटा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इज इट ओके, एक काम हो गया। अब आते हैं लेंथ पर। सिमिलरली अगर हम लिखें tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, एल अपॉन ए। तो एल इज इक्वल टू ए tan थीटा, है ना। फिर लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, डीएल इज इक्वल टू, अब ये मैंने मान लिया कि भाई इतना आता है आप लोगों को, अभी करके दिखाया है ना। डीएल इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा। इतने में हमारे सारे वेरिएबल आ गए, बस वैल्यू पुटिंग करनी है अब, समझ गए। तो हमारा मेजर अब क्या करेंगे, यहां से सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ हमको किसमें मिलेगा, थीटा के टर्म में सारी चीजें मिलेंगी, बाकी सब बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन से किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा। कर देते, बस थोड़ा सा जगह और चाहिए मुझे, एक पन्ने में नहीं हो पाया, चैलेंज फेल हो गया, है ना। कोई बात नहीं, 1.5 पन्ने में तो कर ही देंगे, 1.5 पन्ने में तो कर ही सकते हैं। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कहां तक आ गए, इंटीग्रेशन, इसको बी लिख दूं क्या, अब तो बी कर सकते हैं ना। देखो जिसको नहीं आता बेसिक मैथ पढ़ना, इंटीग्रेशन डिफरेंस का कट कर देता है, तो यहां बचेगा एक्स, और लिमिट लगाओगे जो भी लिमिट है, 0 से x ले लूंगा तो 0 से x, पहले अपर फिर माइनस लोअर, तो x ही आता है। इसीलिए हम लोग ये बात जानते हैं, तभी हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट जब 0 से हो ना बेटा, ये भी सिखा दे रहा हूं, जब भी लिमिट भाई 0 से हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, सीधे ऊपर वाली वैल्यू पुट करने का, सॉल्व करो ऊपर वाली पुट कर दो, समझ में आ रहा है। तो ये बी ही आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतना तो पता है कि ये सब कांस्टेंट है। अब डीएल तो अंदर जाएगा, वहां से क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा ना, तो अब ए भी बाहर आ रहा है ना, और नीचे अंदर क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, है ना, देखना ध्यान से। और एक ऑलरेडी यहां पर क्या रखा हुआ है, कॉस थीटा पड़ा हुआ है, नीचे क्या आया, आर स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखते ना ध्यान से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहीं से देखना, अगर थोड़ा सा तुम लोग समझने की कोशिश करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 कटने वाला है बहुत कुछ, आइए। तो सेक स्क्वायर बेचारा आया ही क्यों था जब उसको कटना था, तो डी थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है बेटा, ए स्क्वायर, ये बाहर ही जाना है, सेक स्क्वायर थीटा। शुरू होने से पहले ही गेम खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। और ये एक यहां पड़ा, एक यहां पड़ा है, तो यहां से ये भी कट गया। देखो बचा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, सबसे आसान काम है ये, पाई 2 से कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना टाइम नहीं है, साइन, माइनस साइन या साइन, क्या यार, प्लस में होता है, प्लस में होता है। देखो ये भी सीख ही लो यार तुम लोग, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में जब कॉस थीटा कब मिलता है, जब हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें अब यहीं से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अभी सिखाया था, प्रूफ कर देता हूं भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं करता। कॉस थीटा इंटू डी थीटा, मैंने कहा था ना रेट होना चाहिए, है ना मेरे भाई। इंटीग्रेशन करो, साफ साफ लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे बताया नहीं।
कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन डिफरेंस काट दिया, बचा साइन थीटा। क्या भैया मैथ है ना, ये तो फॉर्मूला ही बन गया। बहुत आसान है ये सब चैप्टर्स, मतलब लगते हैं बस, बेसिक मैथ में इतना बता रखा है मैंने। ये सब बताया था कि नहीं बताया था कि कैसे बना सकता, कोई फॉर्मूला बना सकता है, कोई भी फॉर्मूला आप, इसीलिए मैं कहता हूं कभी इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही नहीं होता, डिफरेंशिएशन इतने अच्छे से पढ़ लो कि इंटीग्रेशन में बस तुमको दिखता रहे उल्टा करना है। तो रटे होते हैं हम cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो हम सोचते हैं उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ऐसी गलतियां सबसे होती है, कोई बात नहीं। यहां आ जाएगा सीधे, साइन से शुरू किए थे, साइन पर खत्म करेंगे, साइन। अब लिमिट, लिमिट में पहले अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट। अब ध्यान देखना, एक और चीज सिखा देता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर एंगल निगेटिव है तो पूरी वैल्यू ही निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये देखो यहां पर साइन 5 माइनस साइन ऑफ माइनस, अब देखो ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और इसको बना देगा प्लस, और यही तुम्हारा फेमस फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन, देखो आर ही गायब हो गया, तुमने नोटिस ही नहीं किया, इतनी मेहनत करके ले आए सब कुछ, और आर जिसके चक्कर में पड़े थे वो अपोजिशन वेक्टर ही गायब हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, पहले से बताया कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, वायर से, वो आ गया कि नहीं आ गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखो पोजीशन वेक्टर ही गायब हो गया, सिर्फ एंगल चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यानी कि अपर से लोअर एंड की एंगल कितनी बन रही है उस पॉइंट के साथ, उसके बेसिस पर हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं कि पूरे वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर, समझ गए। तो ये कठिन है क्या, अगर इसको अच्छे से करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे तो बिल्कुल नहीं कठिन है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे रटेंगे तो बहुत कठिन है। समझ में आ गया, तो रटेंगे आप लोग, हाँ मत रटिएगा, ठीक है, मत रटिएगा तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखेगा, समझ गए। सिर्फ देखो 2 पन्ने, ठीक है, 2 पन्ने में तो एडजस्ट कर लो, बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, ठीक है। ये पढ़ लेना अच्छे से घर जा करके, फिर ये अच्छे से पढ़ लेना, वो रिवीजन कर लेना, तुम्हारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक बेटा। ये आपने सीख लिया, तो आज आपने क्या सीख लिया भैया, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, और बायोट सेवर्ट ने क्या बताया था, बायोट सेवर्ट ने बताया था किसी भी वायर की वजह से किसी भी पॉइंट बी पर, ठीक है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वायर से अगर ए है, तो उस पर लगने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाई दिस फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई sin phi 1 plus sin phi 2, where phi 1 is the angle of the top end of the wire, उस पॉइंट से ऊपरी जो हिस्सा होगा उसका एंगल, ठीक, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का एंगल, और phi 2 is the angle of the, जो आपका टू ऑफ द वायर है और परपेंडिकुलर, समझ गए। इतना याद रखोगे तो आपको गिवन निकालना आसान लगेगा, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब हम ये क्या कर रहे हैं, यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि एंगल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हमने वायर को ऐसे, ये पॉइंट बी था और हमने वायर को ऐसे रख दिया, तो अब ये इसी की लाइन में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। मान लो यही वाला एलिमेंट ले लिया, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब करंट का डायरेक्शन अगर यही है, तो करंट एलिमेंट का जो डीएल वेक्टर है, आई डीएल वेक्टर, वो भी सिर्फ एंगल कितना हो गया, 0, 2 लाइनें पैरेलल, और थीटा 0 साइन 0 0 होता है, साइन 0, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये वायर है, इसकी एक्सिस यही हो गई, ठीक, इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। तो इस लाइन में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का आएगा इफेक्ट, तो वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा। फिर ये क्या है, अगर हमने उल्टा करके रख दिया तो उससे क्या हो जाएगा, 180 बना दोगे तब भी 0, साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन 180 पर भी, तो ये फिर से 0 आया, ठीक बेटा। क्वेश्चन कर लो, अगर ये क्वेश्चन कर लो, चलो आज अभी छोड़ देंगे हम, नहीं चलो पढ़ा देंगे, थोड़ा और पढ़ा देंगे, आधा घंटा और पढ़ा देंगे, तो चाहना था लेकिन कोई बात नहीं। चलो करो क्वेश्चन, करो सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें बताओ, तुम बताओ phi 1 क्या है, phi 2 क्या है, इसमें देख के बताओ phi 1 क्या है, phi 2 क्या है। फिगर नहीं बनाया है, चलो फिगर दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये फिगर है, ठीक है, फिगर अच्छे से देख लो, देख लिया, हो गया। अब बताओगे,
फाई वन कौन सा है, फाई टू कौन सा है, बाकी लोग भी देखते रहो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, इस पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कौन सी वाली है, ये ये ना। अच्छा, फाई वन कहां बनता है, एंगल कहां बनता है, टॉप का एंगल बनता है कि नीचे वाले का एंगल बनता है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये हेड हो गया, ये टो हो गया। तो किसका एंगल होता है फाई वन, टॉप का होता है, हेड का होता है, या फिर टो का होता है। तो टॉप ये रहा और ये परपेंडिकुलर लाइन रही, तो एंगल कहां है, कौन सा वाला एंगल, तो बोलना भाई, ये वाला एंगल होगा कि ये वाला होगा फाई वन, तो इतना टाइम पे लगा है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज फाई वन, दिस इज फाई टू, यानी वैल्यू पुट करने का, आंसर निकाल लो। करना क्या है, पॉइंट पी पर निकालना है ना। अब तुमसे बस मैं ये पूछने वाला हूं और ये तुम निकाल लोगे, तुमको ये आता है ना, तुम सब निकाल लोगे। तुम्हें वैल्यू निकालनी है, पहले वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिख दो, क्या क्या आप बोलेंगे, चलो बोलो, रिवाइज करो। v इज इक्वल टू, ट्राई करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में साइन प्लस, वेरी गुड, देखो आता तो है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7, जिसको भूल गया है ना, 10 की पावर -7। अब कर डालिए बेटा, सब तो दिया गया है। आई की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 10, ये अभी बता दिया, इस बच्चे ने बता दिया है ना। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू कितनी लोगे, 10 की पावर -7, वो लिखा है ऊपर मैंने, ठीक है। बस वैल्यू पुट करके मुझे बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तुम बस डायरेक्शन के बिना बताओ, बाकी हम डायरेक्शन बताएंगे। करो बेटा करो। डायरेक्शन से दो ऑप्शन तो डिलीट हो रहे हैं, डायरेक्शन से दो ऑप्शन डिलीट हो रहे हैं। डॉट होगा या क्रॉस होगा, वेरी गुड, डॉट वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ऐसे रखा हाथ और ये उंगली, मैंने सिखाया था, जब ये तुम्हें ये व्हाइट वाला हिस्सा दिखे तो तुम्हारा तरफ आ रहा है, डॉट हो गया, दूर जाए तो तुमसे, यानी क्या हो गया यहाँ क्रॉस। तो पहली बात तो ना ये होगा ना ये होगा। अब बचे ये दोनों वैल्यू, वैल्यू निकालिए और आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, डी। चलो देखो इसका ऑप्शन कौन सा है। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन, ठीक है, तो हो गया। साइन 45 किसी को याद है कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। साइन 30, क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो गया मुझे लगता है। 2 × 10⁻8 यहीं से आ रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर 1 है तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई।
दिख रहा है, और ये क्या जाएगा 1/√2 प्लस 1 तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हाँ भाई चलो ये करो, ये तो और अच्छा है, चलो करो देखते हैं फिर बताओ। इसमें थोड़ा बेसिक लग रहा है ना मैथ, जिसको पता होगा कि ये इक्वल ट्रायंगल में एंगल कितना बनता है 60, सेंटर की जो दूरी होती है ना, सॉरी यहाँ बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और ये इस तरीके से बनेगा डायग्राम, यहाँ निकालोगे, ये तो एक ही आना है, वो अलग है, निकालना तो लेकिन आना चाहिए ना, और वर्टेक्स की दूरी पता होती है, ये हो गया L/2, ये हो गया ठीक, ये तुम्हें आना चाहिए निकालना, यहां से बनेगा फिर निकलेगा ये, इसमें थोड़ा बुद्धि लगेगी, बेसिक मैथ है ये। अब टीचर आसान क्वेश्चन बना के भी गाली खाता है, भाई ये आसान क्वेश्चन है पेपर सच में। अब ये तुम लोग को लगता है इसमें कठिन है, वो सोच रहा है, ये सोच के दे रहा है कि बच्चा 9th क्लास में पास होके आ रहा है, कम से कम उतना कर लेगा, पाइथागोरस लगा लेगा और वैल्यू पुट कर लेगा, और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे मेरे भाई तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मैंने आपको दिखाया, मैंने रास्ता, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ होता है √3 से रिलेटेड, मतलब मैंने लिखवा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखवा रखा है, बेसिक मैथ तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत कराया है। नहीं किसी को नहीं आता है तो यू कैन डू वन थिंग, एंगल इज 60 का कुछ और पता नहीं क्या क्या है ना, कुछ तो कर लो, बाइसेक्टर तरह काम करेगा, समझ में आ रहा है। सेंटर पे जो लाइन जाएगी वो 60 को 2 हिस्से में बांट देगी, 30, ये हो गया तेरा 90, ये हो गया तेरा 30, ये हो गया तेरा 90, और ये कितना बचा, ऐसे करते हैं यार, है ना, कर डालो, वैल्यू निकाल लो, तुम चाहे tan का यूज कर लो, तो tan ऑफ क्या लेना चाहते हो बताओ, है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, tan 60 अगर ले लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज L/2 अपॉन a, हमें a चाहिए था, इसको फेंक दो, तो ये जाएगा a इज इक्वल टू L/2 इंटू tan ऑफ 60, फटाफट a निकल गया, और tan 60 क्या होता है 1/√3 की √3 होता है, ये जाएगा बेटा L/2 लो, शुरू होने से पहले ही हेल्प कर दी मैंने, अब तो बस खाना पूर्ति करनी है ना, सॉल्व इट, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 2 3 निकालो, 3 वायर हैं, तीनों करंट निकालोगे, देखो वेक्टर सम सिखाता हूं, ये देखो उंगली दिख रही है डॉट, फिर यहां देखो उंगली दिख रही है डॉट, फिर यहां दिख रहा है डॉट, जब तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो 2 + 2 + 2 की तरह काम करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें टोटल निकालना इज वेरी इजी, बिकॉज सबकी डायरेक्शन सेम है ना, और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा, तो सिंपल वैल्यू स्केलर की तरह निकालो, जो भी आंसर आएगा उसमें डायरेक्शन हमने पहले निकाल दी और जो ऐड कर देना बस तुम, ठीक है। आई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या, तो आई के फॉर्म में तो पूछ भी रहा है तुमसे, तो आई के फॉर्म में बता देना, तो μ0 मैं लिख दूं क्या सबका आंसर, तो b1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 फिर i अपॉन ये है, निकाल दिया मैंने, a की वैल्यू निकाल दी है ना, L/2√3, ये ऊपर चला जाएगा इनटू, ये निकालो तुम, क्या ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम निकालो, नकुल से आंसर निकल पाऊंगा, नकुल जरा मेरी हेल्प करो जरा, है ना, तुम ही बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता, कोई भी एक वायर ले ले बेटा, क्योंकि सारे वायर बराबर दूरी के हैं, ये परपेंडिकुलर दूरी तो फिक्स है ना बेटा, अच्छा बताओ, ये एक एंड ये हो गया, एक छोर ये हो गया, और एक छोर एंगल जो बनता है वो यहीं से बनता है, अगर ये मेरा φ1 हो गया और तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यही होगा ना बेटा। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन है वो सेंटर पर, ये पॉइंट कहाँ है, सेंटर पर है,
तो ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ क्या बचेगा 30, यहाँ क्या बचेगा 90। अरे ये तो 60 आ गया ना बेटा, आया क्या? तो यहाँ क्या, ये कुछ और आ जाएगा क्या? हाँ, ये क्या साइन 60 प्लस साइन 60, समझ में आया? तो देखो यहां से, तो तुम्हारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2√3 अपॉन में एल इंटू साइन 60 इंटू 2, 2 बार है तो मैंने 2 इंटू साइन 60 लिख दिया। जिसको वैल्यू आती होगी वो खत्म कर लेगा क्वेश्चन, कर डालो। पीछे ही साइन 30 बताया था, ये √3/2 होता है, साइन 30 1/2 तो साइन 60 √3/, ठीक है। मैंने सोचा था ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो B1 क्या आ गया, जितना B1 आएगा उतना ही B2 आएगा, उतना ही B3 आएगा। क्यों? क्योंकि सारे एक बराबर है, वायर सब सेम है और करंट भी सेम है। तो जाएगा मेरे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2√3 अपॉन एल इंटू 2 इंटू √3/, ये 2 1 जा 2, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, 3 2 जा 6, ये जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6 आई अपॉन एल। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं? इज देयर एनीथिंग व्हिच आई एम मिसिंग? हाँ, अच्छा हाँ सही तो आया। एक तो एक ही का है ना, 3 बार तो करेंगे, तो बी टोटल क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे B1 इज इक्वल टू, तो बी आ जाएगा 3 इंटू B1, तो आ जाएगा 18। आया कि नहीं आया? वेरी गुड, भूल गया था मैं कि मैंने B1 निकाला है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 18 आई अपॉन एल, एल इसने लिया था, मैंने ए लिया था, शायद मैंने क्या लिया था भाई, जो भी लिया था पता नहीं, मेरा भी तो एल के टर्म में आया ना। हाँ आया तो है, ठीक है। क्या भाई नाहर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, करते रहो। आज स्कूल गए थे, ये सब तो नहीं गए थे? तो पेपर तो दिया, छोड़ दिया? तुम भी छोड़ दिए? कौन सा था आज? चलो इंग्लिश था, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उतनी ही आएगी ना, आज का हो जाएगा। वो तो बदल नहीं जानी। चलो समझ में आ गया ये? देख, अरे तो खत्म हो गया। चलो फिर यहीं पे एंड करते हैं, 10 मिनट ही बचा हुआ है। आज जल्दी छोड़ देते हैं तुम लोग को, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये रुको देख रहे हैं। बहुत देर तक खुश नहीं रहने दे सकते ना, बहक जाओगे तुम लोग, पढ़ोगे ही नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आज के इतना ही, थैंक यू।